हेलो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने सैंपल पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए हैं। आज जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है और जो चैप्टर से हम लोग चर्चा करेंगे वो बेसिकली रिलेटेड है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के लिए। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो उस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कशन करेंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जहां पर क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 जो आपके सैंपल पेपर में गिवन है दैट इज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में, तो वहां से हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं कि धीरे धीरे मैं केस पूरा जो स्टडी है ना, स्टडी मटेरियल, उसको मैं पढ़ देता हूं और ड्रॉ भी कर देता हूं। उसके बाद इसमें आपको मिलते हैं टोटल 4 क्वेश्चन। ठीक है, एक और करके रहेगा, यानी टोटल 5 रहेंगे, आपको 4 करने रहते हैं। ठीक है, 4 मार्क्स के ईच रहेंगे, यानी 2 क्वेश्चन है तो आपको टोटल मिल जाते हैं 8 नंबर। ठीक है, तो मैं फटाफट क्या करता हूं, केस स्टडी को पढ़ता हूं, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, सबसे पहले छोटी सी चीज मैं यहीं पर डिस्कशन कर देता हूं, की पॉइंट्स इसमें क्या क्या होंगे। जो 29 क्वेश्चन है उसमें की पॉइंट्स, ठीक है, ये क्वेश्चन लिया गया है मूविंग चार्जेस से, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से। ठीक है, जहां पर हम लोगों को क्या करना होता है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे मैंने यहां पे सेटअप कर दिया मैग्नेटिक फील्ड, देखो यहां पर मैंने ना इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड सेटअप किया है, और मैंने बताया भी था क्रॉस सिंबल और डॉट सिंबल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड में, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज पार्टिकल को मूव कराए, जैसे मैं यहां से ना किसी भी चार्ज पार्टिकल को लेकर जा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे, चार्ज पार्टिकल को लेकर जा रहा हूं तो मेरे पास कई सारे रास्ते होंगे जिन रास्तों से हम लेकर जा सकते हैं। अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जा रहा हूं तो मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं जिन रास्तों से मैं लेकर जा रहा हूं। जैसे कभी हम इस चार्ज को इस फील्ड के अलोंग लेकर चले तो बात करेंगे अलोंग द फील्ड, अलोंग द फील्ड, फील्ड के अलोंग लेके चलेंगे, यानी जो इनके मोशन का डायरेक्शन है, चार्ज के मोशन का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन क्या होगा, सेम। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों पैरेलल मूव कर रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन। वहां पर हम ये बात करेंगे कि दोनों के बीच बनने वाला एंगल जो होगा वो होगा 0 डिग्री। ठीक है, कितना होगा, 0 डिग्री। अब दूसरी चीज हो सकती है कि जो भी हमारे पास चार्ज हो ना, वो इस फील्ड के परपेंडिकुलर ट्रैवल करे। कैसा ट्रैवल करे, परपेंडिकुलर। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं दैट इज परपेंडिकुलर टू फील्ड, फील्ड के कैसे जाएगा, परपेंडिकुलर। तो उस टाइम पर जो थीटा हम लोग जानते हैं वो जानते हैं कितना डिग्री, 90 डिग्री। ठीक, अब मैंने यहां पर बोला है अलोंग द डायरेक्शन, तो अपोजिट टू दिस डायरेक्शन भी हो सकता है, यानी जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसके उसी डायरेक्शन में चले या उस डायरेक्शन के से अपोजिट चले। जैसे यहां पर इस बोर्ड पर मैंने क्रॉस सिंबल्स बनाए हैं, इसका मतलब यह है कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, यानी नॉर्थ से फील्ड लाइंस चल रही हैं, यानी उस वाली दीवार से, और इस तरफ जा रही हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड लाइंस ट्रैवल कर रही हैं। ठीक है, तो अब चार्ज क्या कर सकता है, चार्ज ऐसे ही मूव करे, तो जरूरी थोड़ी ना है कि ऐसे ही मूव करेगा, तो दूसरी तरफ ही मूव कर सकता है, यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड के कैसा जा सकता है, अपोजिट। ठीक, यानी थीटा कितना हो सकता है, दैट इज 180 डिग्री। ठीक, फोर्थ कंडीशन क्या हो सकती है कि भाई जरूरी थोड़ी ना है कि ऐसे ही जाए, अलोंग ही जाए, या फिर अपोजिट ही जाए, या परपेंडिकुलर ही जाए। अब चार्ज की मर्जी कैसे भी जा सकता है, तो कुछ ना किसी स्पेसिफिक एंगल पर जा सकता है। तो मैंने बोला कि भाई थीटा है ना, कोई भी थीटा एंगल हो सकता है, कोई भी थीटा एंगल हो सकता है।
तो इसके होने से क्या होगा, इसके होने से अब ध्यान से समझेंगे, ये जितने भी एंगल्स मैंने रिप्रेजेंट करे हैं वो डिफाइन किए कब जाएंगे, वो डिफाइन तब किए जाएंगे जब इनके ऊपर कोई ना कोई फोर्स एग्जर्ट होगा। मैंने आपको समझाया भी है, फील्ड का बेसिक डेफिनेशन ये होता है कि भाई किसी के ऊपर अगर फोर्स एक्सपीरियंस होगा तो वही फील्ड डिफाइन करेगा। ठीक है, अब फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कितना ज्यादा लग रहा है या कितना कम लग रहा है, वही इंटेंसिटी होगा उसका। चलिए, तो यहां पर अगर फोर्स की बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स हम जानते हैं अच्छी तरीके से, मैग्नेटिक फोर्स होता है दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक, क्या लिखेंगे, क्यू वी बी साइन थीटा, या फिर अगर हम लिखें कुछ ऐसे इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स तो हम लिखते हैं क्यू वी क्रॉस बी। ठीक, यानी कि डायरेक्शन जो भी है चार्ज का, उसका डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर, फॉर मैक्सिमम फोर्स। इस चार्ज पर मैक्सिमम फोर्स तभी लगेगा व्हेन both are perpendicular to each other, means that theta will be 90 डिग्री। तो हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम फोर्स दैट इज Q V B F मैक्सिमम। ठीक है, अगर along द डायरेक्शन हो गया तो along द डायरेक्शन यानी साइन कितना डिग्री, 0 डिग्री, तो फोर्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। ठीक, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड साइन 180 डिग्री, वो भी कितना होता है, 0 ही होता है, तो फोर्स कितना लगेगा, वो लगेगा 0। किसी स्पेसिफिक एंगल पर जा रहे हैं तो फोर्स कितना लगेगा, भाई थीटा तो कुछ भी दे दो आप, 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री जितना भी आप दे सकते हो, तो थीटा फोर्स हम लिख सकते हैं दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा। तो ऐसा डिफाइन किया जाएगा। ठीक, अब जरा ध्यान से समझिए, जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल फील्ड के अलोंग या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ट्रैवल करता है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं आता है। इसका मतलब यह है कि वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो मूव करता रहेगा, यानी इस चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इनकी वजह से जो मोशन आने वाला है वो कैसा मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर कोई भी जा रहा है, यहां से जा रहा है परपेंडिकुलर। अभी देखो जरा, मैंने जैसे रिप्रेजेंट कर रखा है, फील्ड ये है, ऐसे परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो ये क्या करेंगे, ये घूम जाएंगे। ठीक, तो हो जाएगा इनका मोशन कैसा, मोशन हो जाएगा सर्कुलर। ठीक है, अब अगर कुछ एंगल पर जाते हैं तो ये जो वेलोसिटी है ना इनकी, ये मोशन जो भी डायरेक्शन में कर रहा है, इनके मिल जाएंगे इनको दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट दैट इज इन द डायरेक्शन, एक कंपोनेंट दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। तो दोनों की वजह से जो इसका मोशन हो जाएगा वो हो जाएगा हेलिकल। कैसा मोशन हो जाएगा, हेलिकल पाथ पर मोशन करेंगे। तो मैंने ना ये समरी आपको प्रोवाइड किया है जिससे आपको ये हेल्प हो जाए कि मोशन हम कैसे डिफाइन कर पाए। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए कुछ बेसिक फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा तो मुझे क्या, फोर्स की वैल्यू पता चल जाएगी, पता है कि भाई पाथ कैसा होगा। अभी जब भी परपेंडिकुलर मूव करेंगे, कैसे मूव करेंगे, परपेंडिकुलर, तो मैंने ये बोला कि ये ना क्या करेंगे, ये गोल गोल घूमने लगेंगे, यानी मोशन कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। अब जब भी कोई भी सर्कुलर मोशन करता है तो आपको अच्छे से पता है कि सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है। ठीक है, और वो बैलेंस किससे होगा, इस मैग्नेटिक फोर्स से। तो जब फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को बराबर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो जरा यहां पर मैं लिख रहा हूं दैट इज सेंटीपिटल फोर्स दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r, दिस इज द रेडियस, इज इक्वल टू QVB। परपेंडिकुलर है दैट मैक्सिमम फोर्स, दैट अभी यहां से क्या डिफाइन कर ले, यहां से कट जाएगा, एक V से एक V कट जाएगा, बचेगा क्या, अगर R को डिफाइन कर ले तो R इज इक्वल टू mv अपॉन QV। दिस इज ऑर्बिटल रेडियस, कि जिससे वो क्या करेगा, जिस सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है तो उसका रेडियस मिल जाएगा।
ठीक। दूसरी चीज, ये फॉर्मूले को याद रखेंगे, दिस इज रेडियस फॉर्मूला। अभी मुझे अच्छे से पता है कि वेलोसिटी को सर्कुलर मोशन करेगा तो वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं v इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी। तो अगर मुझे टाइम पीरियड डिफाइन करना हो तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू आ जाएगा, टाइम पीरियड कैसे डिफाइन करेंगे, t इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन v। अगर r का की वैल्यू को मैं यहां पे सेट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा दैट इज 2 पाई r की जगह पर mv अपॉन qb एंड हियर v एंड v कैंसल। तो t का वैल्यू मुझे मिल जाएगा दैट इज 2 पाई m अपॉन qb। तो ये हो गया टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी चाहिए तो उल्टा कर दो इसको, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक जितने भी टर्म्स हो सकते हैं वो मैंने रिवीजन करा दिया आपका, ठीक है। कि चार्ज पार्टिकल अगर फील्ड में जाएगा, अगर अलोंग जाएगा या फिर अपोजिट जाएगा तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, परपेंडिकुलर जाएगा तो हो जाएगा सर्कुलर मोशन, अगर कुछ डेफिनेट एंगल पर जाता है तो उसका पाथ हो जाएगा हेलिकल। अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस हम लोग डिफाइन करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट कर देंगे मैग्नेटिक फोर्स से तो हमें मिल जाएगा रेडियस। अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी हम ऐसे निकाल सकते हैं, अगर हमें टाइम पीरियड चाहिए तो टाइम पीरियड हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखेंगे कि ये जो टाइम पीरियड है ये इनडिपेंडेंट है वेलोसिटी से, यानी इसका वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। टाइम पीरियड बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी का कोई लेना देना, वेलोसिटी अगर बढ़ाएंगे तो उससे टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब सवाल को समझने लायक आप हो चुके हैं, ठीक है। तो केस स्टडी को मैं अभी पढ़ता हूं, तो ड्रॉ करता हूं और बारी बारी से एक एक सवाल को बनाते हैं अपने लोग, ठीक है। चलिए, तो मैं इसको हटा देता हूं। की पॉइंट्स जितने भी उनको रिमेंबर रखेंगे, आप याद रखेंगे तो सवाल बनाने में आसानी होगी। तो जो डायग्राम दिया है वो डायग्राम मैं बना रहा हूं यहां पर केस स्टडी में। कुछ ऐसे ये फील्ड दे रखा है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फील्ड इज इनसाइड। कौन सा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। ये रहा बी। इसके बाद क्या क्या दे रखा है मैं पढ़ देता हूं एक बार। एन इलेक्ट्रॉन विद द स्पीड, एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी स्पीड दे रखी है v नॉट। तो और डायग्राम जो दे रखा है वो कुछ ऐसा ही दे रखा है, ठीक है। ये बेसिकली दे रखा है आर नॉट, और ये कोई भी चार्ज पार्टिकल है यहां पर इलेक्ट्रॉन, इसका वेलोसिटी है यहां पर v नॉट एंड सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा इनवर्ड। यहां पर भी अगर चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर यानी टैंजेंट रहेगा, और उसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो हो जाएगा इनवर्ड। कौन सा फोर्स है ये, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे बाकी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, फटाफट से टाइम ऑफ रिवोल्यूशन यानी टाइम पीरियड दे रखा है आपको, टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिवोल्यूशन यानी टाइम पीरियड दे रखा है, टाइम पीरियड इज टी नॉट, ठीक है। वेलोसिटी है v नॉट एंड रेडियस इज r नॉट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट डबल टू 2v नॉट, जो स्पीड v नॉट थी इसको बढ़ाकर 2v नॉट कर दिया गया है। फिर द रेडियस ऑफ द सर्कल विल चेंज टू, अब रेडियस ऑफ सर्कल के लिए मैंने देखो फॉर्मूला लिखा था ना, r इज इक्वल टू mv अपॉन qb। देखो चेंज कौन नहीं होगा, मास तो चेंज नहीं होने वाला इलेक्ट्रॉन का, चार्ज भी चेंज नहीं होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं चेंज हो रहा है, तो दैट r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। अगर वेलोसिटी डबल कर दी गई है तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। देन व्हाट इज द आंसर इज, आंसर बी इज करेक्ट। देखो कितना आसान था, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। अभी इसका देखो सेकेंड पार्ट, इफ वेलोसिटी इज डबल्ड, यानी फिर से वही काम किया गया है, वेलोसिटी को डबल कर दिया गया है। देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन रिवोल्यूशन इज टी नॉट, टाइम रिक्वायर्ड
फॉर वन रिवोल्यूशन इज टी नॉट विल चेंज टू, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर मैं टी का टाइम पीरियड का इक्वेशन लिखूं तो मुझे पता है दैट इज 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। इसमें कोई भी वेलोसिटी का टर्म नहीं है बच्चों, इसमें कोई भी वेलोसिटी का टर्म नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये इंडिपेंडेंट टू वेलोसिटी है। तो अगर पहले का टाइम टी नॉट था तो बाद का टाइम भी क्या हो जाएगा, टी नॉट ही हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 इज चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है, मैं लिख देता हूं मैग्नेटिक फील्ड इज दैट इज 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप इंटू 10 to the power 2 टेस्ला। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज फाउंड टू बी, एक्सेलरेशन भी दे रखा है बच्चों, एक्सेलरेशन दे रखा है एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स हियर। देखो बच्चों, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था ना, क्या बताया, दैट इज एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक, मुझे क्वांटिटीज क्या क्या पता है, मुझे बी के बारे में पता है और ए के बारे में पता है। तो मैं एक काम कर लेता हूं ना, मुझे ये पता है कि भाई दो मेरे पास अगर वेक्टर्स हैं और दोनों के दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो दोनों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो जरा देखो वही करके देखते हैं। तो मैंने सिंपली करना है एफ डॉट बी इज इक्वल टू 0। ठीक, चलिए करके देख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा आपके पास, f का वैल्यू क्या होता है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन डॉट b इज इक्वल टू 0। ठीक, f की जगह पर m तो वैसे ही है, a की जगह पर रखते हैं x आई कैप प्लस 2 जे कैप, डॉट प्रोडक्ट विथ, डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए b का, b कितना है, दैट इज 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप इंटू 10 to the power 2 टेस्ला इज इक्वल टू 0। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए इनका, बाकी सारे टर्म को क्या करते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं। तो ये तो 0 के बराबर नहीं होगा, ये भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो बचा कौन, इनको डॉट प्रोडक्ट में कर देते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट क्या करेंगे, तो x इंटू 2 दैट इज 2x और प्लस 4 टू जा 8 is equal to 0, then x will be minus 4, x is equal to minus 4. It is your answer, answer number that is answer number B minus 4 यूनिट अगर लिख दे तो एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हो गए आपके पास। फिर मैं क्या करता हूं, फोर्थ पार्ट को भी सॉल्व करता हूं। यहीं पर देखो मैं फोर्थ पार्ट लिख रहा हूं, फोर्थ का ए पार्ट है यानी और के पहले वाला। इफ द गिवन इलेक्ट्रॉन हैज वेलोसिटी नॉट परपेंडिकुलर टू बी, अभी परपेंडिकुलर नहीं है, देन ट्रैजेक्टरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो मोशन कैसा होगा बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, हेलिकल। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक, इसका और सेक्शन ले लेते हैं। क्या कह रहा है, इफ दिस इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E is moving parallel to the, अभी देखो पैरेलल, थीटा कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया, टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, द फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन इज, तो मुझे बताने की आवश्यकता है क्या, तो फोर्स कैसे डिफाइन करेंगे, दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना प्लेस करना है, 0 डिग्री, 0 डिग्री जैसे ही रखेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, तो एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 29 डिस्कशन कर दिया है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगर कोई भी डाउट रहेगा इनके अलावा तो आप मुझे प्लीज बताएं कि और क्या डाउट रह गया आपको। लेकिन मेरी समझ से कि ये बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत अच्छे से कवर किया भी होगा आपने, रिवीजन मैंने करा दिया है, तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं।
क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, 30 के लिए अगर मैं की पॉइंट्स की बात करूं, की पॉइंट्स ये लिया गया है कहां से, दैट इज डुअल नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशन से लिया गया है। टॉपिक का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कहां से लिया गया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से लिया गया है। ठीक है, अब चलिए जरा ध्यान से समझिएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, सिंपली हम लोगों ने ये समझा था ना कि मेरे पास कोई भी एक मेटल की रॉड है या मेटालिक प्लेट है जिसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होने वाली है। इंसिडेंट होने के बाद क्या हो जाएगा, उनके सरफेस पर, कंडक्टर के सरफेस पर मौजूद जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे ही थ्रेशोल्ड तक पहुंचेंगे फिर वो क्या करेंगे, अपने सरफेस के ऊपर आने लगेंगे और अगर एक्सेसिव एनर्जी मिली तो वो सरफेस को छोड़कर भाग जाएंगे। ठीक, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक, दैट प्रोसेस इज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन एंड दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो प्रोसेस सिंपल है, अब जरा ध्यान से समझिएगा। इस प्रोसेस में हम लोगों ने कुछ कुछ ग्राफ पढ़े थे, मैं ओवरऑल डायग्राम तो नहीं बनाने वाला लेकिन आपको समझा रहा हूं। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग दो बातों का ध्यान रखते हैं। पहली बात, हम लोग बात करेंगे फोटो करंट। फोटो करंट, जब भी हम लोग फोटो करंट की बात करेंगे दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द इंटेंसिटी, that is directly related with the intensity and is directly related with the number of photons, number of photons। अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा रहे हैं तो वो बढ़ेगी क्या, इंटेंसिटी बढ़ेगी, और अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो उससे क्या बढ़ेगा, फोटो करंट बढ़ेगा। तो अगर हम एक डायग्राम बनाएं फोटो करंट और इंटेंसिटी का, किसका किसका बनाते हैं, फोटो करंट एंड इंटेंसिटी। अगर फोटो करंट और इंटेंसिटी का डायग्राम बनाते हैं तो हमें एक बात पता चलती है कि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे फोटो करंट बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स भी बढ़ेंगे और इंटेंसिटी भी बढ़ेगा। ठीक, दूसरी बात, जब भी हम लोग बात करेंगे एनोड पोटेंशियल की, किसकी बात करेंगे, एनोड पोटेंशियल, वो क्या होगा, वो रिलेटेड होगा किससे, फ्रीक्वेंसी से। किससे रिलेटेड होगा, फ्रीक्वेंसी से। और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब क्या बढ़ रहा होगा, एनर्जी बढ़ रही होगी। ठीक है, तो इन बातों को बहुत ध्यान से समझेंगे आप। जब भी एनोड पोटेंशियल बढ़ रहा होगा यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब क्या बढ़ रहा होगा, एनर्जी बढ़ रही होगी। तो यानी जैसे हम एनर्जी बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, या फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा, और वो बढ़ाएगा किसको, एनोड पोटेंशियल को। ठीक, चलिए अब ध्यान से और समझते हैं। तो इनके लिए ना हम लोगों ने दो डायग्राम पढ़ा था, दो डायग्राम और स्पेसिफिकली हम लोगों ने पढ़ा था, किसके किसके बीच में पढ़ा था, तो हम लोगों ने पढ़ा था फोटो करंट और एनोड पोटेंशियल, फोटो करंट और एनोड पोटेंशियल, लेकिन किसके इफेक्ट में, इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हुए, कि अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं ना तो फोटो करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमें यह पता चला कि भाई उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी टू स्टॉप दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इजेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ दैट मेटल प्लेट, जो मेटल की प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जितनी भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी टू स्टॉप करने के लिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू तो सेम रहता है, लेकिन जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ने से कौन बढ़ेगा, दैट इज करंट बढ़ेगी। तो हमने ये डायग्राम बनाया था, जैसे यहां पर ये है करंट I1, ये है करंट I2, ये है करंट I3। तो हमें ये पता था कि भाई अगर जैसे जैसे हम लोग ना इंटेंसिटी बढ़ा रहे तो इंटेंसिटी यहां पर I3 की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, जहां पे करंट, फोटो करंट हमें सबसे ज्यादा मिल रही होगी,
यहां पर उससे कम और यहां पर उससे कम, तो हम ऐसा लिख सकते थे दैट I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। ठीक है, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन पर हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था फोटो करंट। क्या इस पे रिप्रेजेंट किया है? फोटो करंट। और इस पर रिप्रेजेंट किया है एनोड पोटेंशियल। ठीक, इधर पोटेंशियल है, तो इधर पोटेंशियल क्या है? और भी घट रहा है। ठीक, चलिए यहां पर ये वैल्यू कितनी, जीरो के बाद आप पास आ जाएंगे, इधर बढ़ते हुए इधर घटती हुई, रिवर्स पोटेंशियल। ठीक, एक ग्राफ हम लोगों ने और पढ़ा था कि भाई यहां पे ना फोटो करंट और एनोड पोटेंशियल के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट आएगा, तो उसको भी मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं। यहां पर वही सेम फोटो करंट ही है, यहां पर है ये एनोड पोटेंशियल, और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने या घटने से क्या हो जाएगा, कुछ ग्राफ हम लोगों ने बनाया था ना ऐसा, सैचुरेशन करंट विल बी सेम। तो सैचुरेशन करंट क्या है? सेम, यानी यहां पर ये जो करंट की वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो ये है ग्राफ एनोड पोटेंशियल। ये मैं देखो रिवीजन करा रहा हूं, इसलिए रिवीजन करा रहा हूं ताकि जब मैं ना आपको केस स्टडी वाला क्वेश्चन समझाऊं तो आपको क्लियर रहे ये चीजें। ये है आपके पास फोटो करंट। ठीक, जो करंट बढ़ती घटती नहीं है तो उसको बोलते हैं सैचुरेशन। ये स्थिर हो गई है, अब रुक गई है। ठीक है, तो ये बेसिकली सारा का सारा हम लोग ऐसा बोले कि टास्क इन्हीं पर कर सकते हैं हम लोग। कुछ एक फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूं, जो आइंस्टाइन का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, वो भी मैं लिख देता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मुझे सबसे पहले वर्क फंक्शन के बारे में पूछा जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट, और न्यू नॉट को हम लोग लिख सकते हैं एच सी अपॉन लेमडा नॉट। ठीक, ये हो जाएगा वर्क फंक्शन का फॉर्मूला। अब कोई मुझे ये नहीं बोलेगा कि सर वर्क फंक्शन क्या होता है, कितनी बार मैंने बताया, आपका ये टास्क है, आप ये ढूंढेगा कि वर्क फंक्शन क्या होता है, फाई क्या होता है। एक फॉर्मूले की और आवश्यकता है जिसको मैं लिख देता हूं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यानी के मैक्स इज इक्वल टू ई वी नॉट, वेयर वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। जहां पर वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ठीक है, दिस इज वी नॉट 1, दिस इज वी नॉट 2 एंड दिस इज वी नॉट 3, स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक ग्राफ हमको और जरूरत होती है कहीं कहीं पे, लेकिन इतने से ही आपका काम चल जाएगा यहां पर इस सवाल में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और इनोड पोटेंशियल के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, वो डायरेक्ट जैसे मैंने यहां पे लिखा है ना, इनोड पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद दैट, इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा बाय द फैक्टर। उसमें फैक्टर की क्या आवश्यकता होगी, फाई नॉट अपॉन ई लेंगे या फिर और कुछ लेंगे, वो एक ग्राफ और बनाते हैं, लेकिन मैंने यहीं पर लिख दिया है तो आपको ये बात यहीं से समझ में आनी चाहिए। चलिए अब हम लोग केस स्टडी वाले सवाल को ले लेते हैं। ठीक है, एक एक करके मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं और फिर बनाते हैं। तो मैं इसको रब कर देता हूं इन की पॉइंट्स को, और फिर बनाते हैं अपने लोग। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है। यहां पर दिया हुआ है एक डायग्राम, मैं वो डायग्राम सेट कर देता हूं। ये है फोटो करंट और ये है एनोड पोटेंशियल। ठीक है, डायग्राम जो दिया है मैं एज इट इज बना दे रहा हूं। जैसा आपके बुक में डायग्राम है ना सैंपल पेपर में, वैसा ही मैं सेम कर रहा हूं। ठीक है, ये कुछ ऐसा डायग्राम है जैसा मैंने बना दिया है। ठीक, अब क्या क्या है ये,
ये दोनों यहाँ पे मर्ज भी नहीं है, इसको भी मैं थोड़ा सेपरेट कर दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि आपके सैंपल पेपर में जो डायग्राम बनाया है और मैंने जो बनाया है। ये जो लाइन है ये वाली है लाइन ए, दिस लाइन इज बी एंड दिस लाइन इज सी। ठीक, बाकी चीजें मैंने लिख दी है, ये है फोटो करंट और ये है एनोड पोटेंशियल। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, प्लेट करंट इज प्लॉटेड अगेंस्ट एनोड पोटेंशियल। ये प्लेट करंट या फोटो करंट मैंने लिखा है, दोनों सेम बातें, बिल्कुल घबराएंगे नहीं। ठीक है, अब ऑप्शन ए दिया है ए एंड बी हैव सेम इंटेंसिटी। अभी मैंने क्या लिखा था, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द फोटो करंट। ऑप्शन को पढ़ते जाएंगे और सेपरेट करते चले जाएंगे। क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी हैव सेम इंटेंसिटी। अभी देखो ए और बी का करंट का वैल्यू तो अलग अलग है, तो इंटेंसिटी तो सेम होना पॉसिबल नहीं है, तो ए ऑप्शन तो पहले ही निकाल दिया। बी ऑप्शन पर चर्चा करते, बी एंड सी हैव डिफरेंट इंटेंसिटीज, बी एंड सी हैव डिफरेंट इंटेंसिटीज। अभी देखो यहां पर भी डिफरेंट इंटेंसिटी कैसा होगा, जब सैचुरेशन करंट सेम होगी। ये करंट वाली वैल्यू है, ध्यान से देखेंगे, ये करंट की वैल्यू क्या है, सेम, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, पहले से ही हमने अलग कर दिया, आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर हमको मिलता है सी पार्ट, दैट इज ए एंड बी हैव डिफरेंट इंटेंसिटीज। तो ए और बी के पास डिफरेंट इंटेंसिटीज है, बिल्कुल बात सही है, करंट अलग अलग है। फिर क्या कहा जा रहा है, व्हाइल बी एंड सी हैव इक्वल फ्रीक्वेंसीज। बी और सी के पास इक्वल फ्रीक्वेंसी है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल अलग अलग है, तो अलग अलग हो गया तो फ्रीक्वेंसी कैसे सेम होगा भाई, क्योंकि हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ व्हाट, दैट इज एनोड पोटेंशियल। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन पर आते हैं, दैट इज बी एंड सी हैव इक्वल इंटेंसिटीज। बी और सी के पास करंट सेम है, यानी इक्वल इंटेंसिटी हो गई। फिर क्या कहा जा रहा है, व्हाइल ए एंड बी हैव सेम फ्रीक्वेंसीज, ए और बी के पास सेम फ्रीक्वेंसीज है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनका पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो फर्स्ट का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन को ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड व्हेन अ जिंक प्लेट इज। देखो मोस्टली जितने भी मेटल्स होते हैं ना, उनके लिए अल्ट्रावायलेट रेज ही सफिशिएंट होती हैं इलेक्ट्रॉनिक इमिशन के लिए। ठीक है, ये जो पैसेज गिवन है ना उसमें लिखा भी है, नियरली ऑल मेटल एग्जिबिट्स दिस इफेक्ट विद अल्ट्रावायलेट लाइट। ये जो इफेक्ट है ना फोटो इलेक्ट्रिक वाला, ये कौन कर सकता है, दैट इज अल्ट्रावायलेट लाइट, कि जितने भी मेटल्स हैं, और कुछ को छोड़कर, लेकिन किनको जैसे एल्कली मेटल्स जैसे लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड सीजियम, ये दे रखा है। तो हमें तो पता है कि भाई जिंक के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज अल्ट्रावायलेट लाइट ही सफिशियंट है। तो हम यहां पर ऑप्शन कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इरेडिएटेड बाई यूवी लाइट। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ सोडियम करस्पॉन्ड टू वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर। अभी देखो यहां पर ना क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, आपको वर्क फंक्शन का कैलकुलेशन करना है, और वर्क फंक्शन के लिए आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखा है, तो बस सिंपल सा लगाना है hc अपॉन लैम्डा नॉट। यहां पर वैल्यू सेट कर देनी है, दैट इज 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34, मल्टीप्लाई करना है स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10 पावर 8, डिवाइड कर देना है, दैट इज नैनोमीटर है तो 500 इंटू 10 पावर माइनस 9। सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 4 इंटू 10 पावर माइनस 19 के अप्रोक्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, मैंने इसीलिए फॉर्मूला लिखवा दिया था पहले एक ही पॉइंट्स पे ही। अभी कर देते हैं, इसका फोर्थ पार्ट है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट पर आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, दैट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम अ सरफेस व्हेन फोटॉन्स ऑफ एनर्जी
6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फॉल्स ऑन इट इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको दे रखा है के मैक्स का वैल्यू दे रखा है, वो फॉर्मूला होता है ई वी नॉट। स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, के मैक्स दे रखा है, तो 4 EV डिवाइडेड बाई E इज इक्वल टू V नॉट, एंड व्हाट इज यू गेट इज पोटेंशियल इज 4 वोल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आ जाते हैं इसके और वाले सेक्शन पर। और वाला सेक्शन एकदम सिंपल सा है, दैट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। तो मिनिमम एनर्जी क्या होगी? वर्क फंक्शन होगी, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो और वाला जो क्वेश्चन है, और वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वर्क फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो मैंने कोशिश की है कि आपको सबसे पहले मैंने कीवर्ड्स जो भी हैं इसके समझाए हैं, टॉपिक्स को बहुत क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप प्लीज मुझे बताएंगे। ठीक है, एग्जाम से पहले आप मुझे जरूर से भी बताएंगे कि और क्या रहेगा। ठीक है, और अगर मैं आपके बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, विद इन अ मिनट मैं खत्म कर दूंगा। बस इतनी सी बात है कि जितनी जो भी टॉपिक्स आपको दे रखे हैं, जो चैप्टर डिसाइड किए गए हैं सैंपल पेपर में, तो आप उन्हीं के इर्द गिर्द ही रहें फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड प्रिपरेशन। कि ये जो चैप्टर से अगर आपको दे रखा है कि इस चैप्टर से आ रहा है सैंपल पेपर में केस स्टडी क्वेश्चन, तो आप उसी पर स्टिक रहें, उसी पर काम करें। ठीक है, जैसे इसके प्रीवियस वाला हम लोगों ने किया था, दैट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से, तो उस पर भी स्टिक रहे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।